अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज़ और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मखसूस नशिस्तों से मुतालिक अहम तरीन मुकदमे की एक और समाअत हुई है। आज पाँचवीं समाअत थी। चीफ जस्टिस काजी फईद ईसा के चीफ जस्टिस बने 295 दिन हो गए और आज भी एक अहम तरीन मुकदमे की समाअत को एक और दिन मुलतवी किया गया है। पीर तक मखसूस नशिस्तों का मामला गया है, लेकिन आज की समाअत से कुछ लगा ये है कि जजेस की जो मखसूस नशिस्तों को लेकर के क्लैरिटी है और जो मामलात को देखने का अंदाज है वो काफ़ी हद तक वाजे हुआ। और इसके अलावा इलेक्शन कमीशन के वकील जजेस के बहुत से सवालात के जवाब देने में नाकाम नजर आए। एक पर्टिनेंट क्वेश्चन था जो बार बार पूरे बेंच की जानिब से मुख्तलिफ लफ्ज़ों में पूछा गया, लेकिन उसका जवाब इलेक्शन कमीशन के वकील नहीं दे सके। उल्टा वो जजेस के ऊपर ही मुख्तलिफ जगहों पर हमें बरहम नजर आए। मखसूस नशिस्तों के हवाले से अब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या कुछ गलतियां कर चुकी है और आज इलेक्शन कमीशन के वकील और जजेस के रिमार्क से ये मामला किस तरफ जाता दिखाई दे रहा है, इससे मुतालिक इस व्लॉग में बात करते हैं। आज समाअत का आगाज़ हुआ तो इलेक्शन कमीशन के वकील ने हामिद रज़ा, जो कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन भी हैं और उन्होंने आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा और अब उनकी जमात में सारी PTI के वो कैंडिडेट्स जो कि आज़ाद हैसियत में इंतखाबात जीत कर आए थे वो शामिल हो चुके हैं। उनके नॉमिनेशन फॉर्म्स और उनके सर्टिफिकेट्स वगैरह इलेक्शन कमीशन की जानिब से पेश किए गए। और फिर एक सवाल खड़ा हो गया। सवाल ये खड़ा हो गया कि जब हामिद रज़ा साहब खुद को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मुश्तरका फरीक के तौर पर शो करते हुए कागजात नामजदगी जमा कराते हैं और उसके बाद कागजात नामजदगी उनके जमा हो जाते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बाद में उनके मतलूबा इंतखाबी निशान भी उनको नहीं देता, ना उनको उनका मतलूबा इंतखाबी निशान देता है, बल्कि उनको आज़ाद हैसियत में इंतखाबात लड़ने के लिए कंसिडर कर लेता है। तो इस सारे मामले पर जजेस की जानिब से सवालात का आगाज़ हुआ। सबसे पहले जस्टिस जमाल मंदोखेल, जो कि पहले ही दिन से ये बात कर रहे हैं कि जो इंतखाबात के अंदर किसी भी शख्स को, किसी भी उम्मीदवार को आज़ाद डिक्लेयर करने का मामला है, ये इलेक्शन कमीशन के इख्तियार में नहीं आता, बल्कि ये एक कैंडिडेट और उसकी सियासी जमात के बीच का मामला है। तो जस्टिस जमाल मंदोखेल ने ये सवाल किया कि आप ये बताइए कि जो कागजात नामजदगी हैं उनकी हतमी मंजूरी के बाद जब आखिरी लिस्ट जारी होती है तो क्या उसमें जो उम्मीदवार है उसकी पार्टी वाबस्तगी जाहिर होती है। तो इसका सवाल जब इलेक्शन कमीशन ने और उन्होंने ये भी पूछा कि क्या कोई उम्मीदवार अपनी पार्टी वाबस्तगी तब्दील कर सकता है, तो इलेक्शन कमीशन के वकील ने बताया कि जब तक हतमी फहरिस्तें तैयार नहीं हो जाती तब तक ये इख्तियार ज़रूर होता है। उसके बाद चीफ जस्टिस काजी फईद ईसा ने एक मिसाल देकर समझाने की कोशिश की, क्योंकि वो ये समझते हैं चीफ जस्टिस काजी फईद ईसा कि क्योंकि जो कि इन एक्चुअल हुआ भी है वो ये कि हामिद रज़ा साहब, जिन्होंने ख़ुद को पहले सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वो चेयरमैन हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट से वो आए और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट के से आने के बाद जब 13 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का बल्ले के निशान से मुतालिक फैसला आया तो उन्होंने ये कहा कि अगर आप मुझे बल्ला नहीं दे सकते इंतखाबी निशान के तौर पर तो आप मुझे शटल कॉक दे दें इंतखाबी निशान के तौर पर, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उनको टावर का निशान दिया। तो चीफ जस्टिस काजी फईद ईसा ये कहते हैं कि एक मिसाल दे रहा हूँ और उस पर कोई बुरा नहीं माने, तो वो ये कि जब कोई शख्स शादी करना चाहता है और उसकी चाहत होती है शादी करना, तो अगले फरीक की रजामंदी भी देखनी होती है। तो यहाँ पर ये जो तमाम तर मिसाल थी उसके बाद उन्होंने यही कहा कि क्या जो दस्तावेज़ात हैं दोनों जो हामिद रज़ा साहब के हैं उनमें कोई मुमासलत है या जिस जमात की वो स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन थी उसका सर्टिफिकेट नहीं दिया हामिद रज़ा साहब ने, तो फिर कैसे उनको डिक्लेयर किया जा सकता था जो वो मांग रहे थे उस पार्टी से। और आपको अगर मालूम हो और याद हो तो 13 जनवरी को जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बल्ले के इंतखाबी निशान से मुतालिक केस की समाअत कर रही थी तो वो आखिरी दिन था जिस दिन तमाम उम्मीदवारों ने अपने पार्टी के साथ वाबस्तगी के सर्टिफिकेट्स जमा कराने थे, लेकिन चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो उनका इंतखाबी निशान मिला नहीं और उनका इंतखाबी निशान ना मिलने की सूरत में उनकी कैंडिडेट्स अपने अपने सर्टिफिकेट सिलेक्शन कमीशन में जमा नहीं करा सके थे और उनका वो जमा ना कराना उस वक्त क्योंकि उन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कंटेक्स्ट को सामने रखा और फिर उनके वो सर्टिफिकेट जमा ना कराने की सूरत में और उनको बल्ले का इंतखाबी निशान ना मिलने की सूरत में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तमाम तर जो PTI के कैंडिडेट्स थे जिनको PTI का पार्टी टिकट जारी हुआ था उनको आज़ाद डिक्लेयर कर दिया था। तो उसी कंटेक्स्ट में ये सारे सवाल हो रहे थे। खैर, इलेक्शन कमीशन के वकील साहब ये कहते हैं कि जो पार्टी की एफिलिएशन है उसका सर्टिफिकेट भी जमा कराना होता है और जो आप पार्टी के शुरू में जब आप नॉमिनेशन पेपर्स के अंदर अपना बयान हल्फी जमा कराते हो उसके बीच में और जो आपका पार्टी सर्टिफिकेट होता है उसके बीच में मुमासलत होनी चाहिए। उसी मुमासलत के तहत जो इलेक्शन कमीशन है वो किसी भी कैंडिडेट को उसकी पार्टी के साथ डिक्लेयर करता है। खैर, चीफ जस्टिस काजी फईद ईसा ने यह सवाल किया
क्या आप बताइए कि क्या इलेक्शन कमीशन किसी भी उम्मीदवार को इंतखाबात से बाहर कर सकता है? तो उस पर इलेक्शन कमीशन के वकील सिकंदर बशीर मोहम्मद, जो कि बहुत से जजेस के सवालात से नाला नज़र आते हैं, उन्होंने ये जवाब दिया कि इलेक्शन कमीशन के जो लगाए गए रिटर्निंग अफसरान होते हैं, उनके पास ये इख्तियार होता है कि वो किसी भी कैंडिडेट के जो रुकनीत है या इंतखाबात में शामिल होने की जो उसके अहलियत है, उसको वो ख़त्म भी कर सकता है, मना भी कर सकता है, निकाल भी बाहर सकता है किसी कैंडिडेट को। तो खैर उसके बाद जस्टिस याह्या अफरीदी ने ये सवाल किया कि वो कैंडिडेट्स जिन्होंने अपनी सियासी वाबस्तगी या अपनी पार्टी के साथ वाबस्तगी नहीं तब्दील की, आज तक भी वो उसी हैसियत में, आपको मालूम है बहुत से उम्मीदवार हैं पीटीआई के, अभी 4-5 तो लोग हैं जिन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन नहीं किया। तो जैसे याह्या अफरीदी ये सवाल करते हैं कि क्या उन उम्मीदवारों को जिन्होंने दूसरी जमात को ज्वाइन नहीं किया वो भी आज़ाद डिक्लेयर हुए? यहाँ आके वो सवालात की बौछार थी जो बेंच की जानिब से शुरू हुई, और इस पर सिकंदर बशीर मोहम्मद ने आखिर में बेंच के सवालात पर जो जवाब दिया वो भी थोड़ा मज़क्का खेज़ है। खैर फिर उसके बाद जजेस की जानिब से ये सवालात शुरू हुए। जस्टिस आयशा मलिक ने ये कहा कि कन्फ्यूजन जो थी असल वो 22 दिसंबर को तब शुरू हुई जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इंटर पार्टी इलेक्शंस ना कराने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका इंतखाबी निशान लिया, और वो इंतखाबी निशान लेने की वजह से पीटीआई एज अ पार्टी कन्फ्यूजन का शिकार हुई। और ये वो कन्फ्यूजन है जिसके कंटेक्स्ट में 13 जनवरी तक ये कन्फ्यूजन बरकरार रही, पार्टी गलती पर गलती करती रही। और उन्होंने कहा कि हम कैसे ये उम्मीद रख सकते हैं, जैसे आयशा मलिक ये कहती है कि एक पार्टी इस सारे टाइम पीरियड में कोई गलती ना करती। और फिर वो ये कहती हैं कि हमें पूरा का पूरा जो केस है वो इस कंटेक्स्ट में देखना है कि 22 दिसंबर से लेके 13 जनवरी तक जो कुछ हुआ उसके दौरान एक सियासी जमात ने किस तरह से फैसले लिए। तो खैर उसके बाद जस्टिस मुनीब अख्तर ने जस्टिस आयशा मलिक के सवाल को ही दोहराते हुए ये कहा कि जो इंतखाबी निशान का केस है उसमें इलेक्शन कमीशन ने एक जमात को, जो कि नेशनल लेवल की जमात है, उसको पूरे का पूरा जो इलेक्शन प्रोसेस था उससे बाहर कर दिया। और फिर जस्टिस मुनीब अख्तर भी ये सवाल करते हैं कि जब 22 दिसंबर से लेकर 13 जनवरी तक का जो मामला था उसके दौरान जो कुछ हुआ उसमें कैसे पीटीआई अपने जो तमाम तर लवाजमात थे उनको उसी तरीके से पूरा करती। फिर चीफ जस्टिस काजी फैज़ ने ये कहा कि एक जमात ने यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराए और इसी की सज़ा उनको मिली। लेकिन क्या इलेक्शन कमीशन एक पार्टी को जिसने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराए उसके उम्मीदवारों को उनका वही निशान नहीं दे सकती थी जो उनका निशान था? अब यहाँ पर आकर मसला ये है कि चीफ जस्टिस काजी फैज़ ये सवाल कर रहे हैं कि आज़ाद हैसियत में चले गए वो सारे के सारे उम्मीदवार जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, तो क्या इलेक्शन कमीशन उनको बल्ले का निशान ही नहीं दे सकता था? अब यहाँ पर मसला ये है कि उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स ने कोशिश की थी, लेकिन शायद कुछ हालात ऐसे थे, बल्ले का इंतखाबी निशान नो मोर अवेलेबल में चला गया था और इस वजह से दस्तियाबी ना होने की वजह से उनको मुख्तलिफ इंतखाबी निशान मिले। लेकिन खैर चीफ जस्टिस काजी फैज़ ने यह कहा कि अगर उनके फैसले यानी 13 जनवरी के फैसले की तशरीह किसी ने दुरुस्त नहीं की तो उसका कोई इलाज नहीं हो सकता। यहाँ पर जस्टिस अतर मिनल्ला ने ये सवाल किया दोबारा इलेक्शन कमीशन के वकील से भी कि क्या जो 13 जनवरी का फैसला था उसको इलेक्शन कमीशन उसकी दुरुस्त तशरीह नहीं कर सका है? तो इलेक्शन कमीशन के वकील ये कहते हैं कि उन्होंने दुरुस्त तशरीह की है, लेकिन जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि उस बेंच के मेंबर जो कि 13 जनवरी को फैसला देने वाले बेंच में शामिल थे वो तो कहते हैं कि उनके फैसले की दुरुस्त तशरीह नहीं हुई। तो खैर ये तमाम तर सवालात हो रहे थे और जो 22 दिसंबर का मामला था, 22 दिसंबर से शुरू होने वाला ये पूरा मामला था, इसी से मुतालिक जस्टिस मुनीब अख्तर ने ये सवाल किया कि 22 दिसंबर 2023 को मुल्क का सदर कौन था? उन्होंने कहा कि अगर तब निगरान हुकूमत थी तो क्या निगरान हुकूमत इलेक्शन कमीशन की तरह ही आज़ाद थी? फिर उन्होंने सवाल किया कि क्या निगरान हुकूमत इलेक्शन कमीशन ही की तरह गैर जानिबदार थी? और फिर उन्होंने ये भी सवाल किया कि क्या आप ही की तरह जैसे इलेक्शन कमीशन आज़ाद है वैसे ही निगरान हुकूमत भी आज़ाद थी? इन तमाम तर सवालात में चीफ जस्टिस काजी फैज़ ने फिर वही बात दोबारा की कि जो सदर हैं उन्होंने इंतखाबात की तारीख नहीं दी थी, हालांकि सदर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ही ताल्लुक़ रखते थे। और फिर उनसे मुतालिक कि सदर ने नहीं दी तारीख, फिर हमारे पास आया मामला, फिर हमने बैठ के इलेक्शन कमीशन और सदर की मुशावरत कराई और इंतखाबात की तारीख दी। पर खैर उन्होंने कहा कि जमहूरियत को चलाने की बात हम करते हैं, चीफ जस्टिस ने कहा, तो उस बात को कंटिन्यू करते हुए जस्टिस अतर मिनल्ला ने ये बात की कि जब हम जमहूरियत और इलेक्शंस की बात करते हैं तो असल जो इस तमाम तर मामले में जो असल स्टेक होल्डर है वो अवाम है। हमें अवाम के हकूक़ को देखना और हमें ये देखना है कि अवाम ने अपना वोट या अवाम की मंशा किस सियासी जमात की तरफ है। तो खैर उसके बाद जस्टिस अतर मिनल्ला ने भी यही सवाल किया कि इलेक्शन कमीशन ने क्यों
आज़ाद डिक्लेयर किया पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के उम्मीदवारों को, जबकि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो तो ये नहीं कह रहा कि आप पीटीआई के कैंडिडेट्स को आज़ाद डिक्लेयर करें। फिर ये वो सवाल है जो सबने किया, यानी जस्टिस आयशा मलिक ने किया, जस्टिस मुनीब अख्तर ने किया, जस्टिस अतर मनल्ला ने किया, चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने भी किया, जस्टिस याया अफरीदी ने भी किया, जस्टिस जमाल बंदोखिल ने भी किया। लेकिन इलेक्शन कमीशन के वकील इस एक सवाल पर कि आखिर इलेक्शन कमीशन ने किस तशरीह के तहत जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के तमाम तर उम्मीदवार थे उनको उनका इंतखाबी निशान लिए जाने के बाद आज़ाद डिक्लेयर किया, इसका जवाब इलेक्शन कमीशन के पास नहीं था। उल्टा इलेक्शन कमीशन के वकील सिकंदर बशीर मोहम्मद ने समाअत के दौरान 2 मरतबा ये कहा कि जो बेंच सवालात कर रहा है या जो बेंच सवालात कर रहा है, ये तमाम तर सवालात तो जो दरख्वास्त गुजार है यानी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला है उन्होंने भी नहीं उठाए। ये सारी इनॉमली यानी ये सारा मसला तो आपने बना दिया। और उसके अलावा सिकंदर बशीर मोहम्मद ने बेंच के सवालात को 2 मरतबा एब्सर्ड, जिसकी हम उर्दू में तशरीफ फजूल करते हैं, ये कहा कि आप ये सारे फजूल सवालात कर रहे हैं और ये फजूल सवालात की वजह से इलेक्शन कमीशन को अपना केस साबित करने में मसला हो रहा है। और यहाँ पर ईसीबी के वकील ने यह भी कहा कि पेशावर हाई कोर्ट में जब वो जो तमाम तर केस था इसको प्लीड कर रहे थे, तो वहाँ पर तो जो पेशावर हाई कोर्ट का बेंच था उसने इलेक्शन कमीशन के वकील को सुना भी, उसके आर्ग्यूमेंट्स को कबूल भी किया और कबूल करते हुए इलेक्शन कमीशन के फैसले को अपहेल्ड किया। तो जस्टिस मंसूर अली शाह जो कि सीनियर तरीन जज हैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, अगले आने वाले चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने इलेक्शन कमीशन के वकील को मेंशन करके ये कहा कि आप हमें मत बताइए कि हाई कोर्ट के जजेस ने क्या फैसला दिया, हम इस वक्त एक एपिक्स कोर्ट यानी मुल्क की आला अदालत के तौर पर ये केस सुन रहे हैं। और जस्टिस मंसूर अली शाह ने ये कहा कि ये जो केस है ये अपनी नोयत का पहला केस है, इस किस्म का केस इससे पहले नहीं आया है। और उन्होंने ये भी कहा कि आप ये बताइए कि क्या आपको जब आप पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के तमाम उम्मीदवारों को आज़ाद डिक्लेयर कर रहे थे तो आपको यानी इलेक्शन कमीशन को ये अंदाज़ा नहीं था कि इसके असरात कितने गहरे और संगीन हो सकते हैं। और फिर जस्टिस मंसूर अली शाह ने यह भी सवाल किया कि आखिर वो क्या सोच थी जिसकी वजह से इलेक्शन कमीशन ने ये सोचा, यानी आपके दिमाग में फर्स्ट थॉट कब आई थी कि आप जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के तमाम तर उम्मीदवार हैं उनको आज़ाद डिक्लेयर कर दें। आज समाअत के दौरान जो इलेक्शन कमीशन के वकील है वो तो इस सवाल का जवाब नहीं दे सके हैं कि आखिर क्यों पीटीआई इलेक्शन कमीशन को ज़रूरत पड़ी आज़ाद डिक्लेयर करने की। जब उनसे ये भी पूछा गया कि क्या आपका ये इख्तियार है, जो कि बेंच के ज़्यादातर मेंबरान का ये ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन का इख्तियार नहीं है किसी जो सियासी जमात का रुकन है उसको आज़ाद डिक्लेयर करना, तो इलेक्शन कमीशन के वकील कहते हैं कि बिल्कुल मेरा इख्तियार है। पर खैर उसके बाद आज यानी फुल कोर्ट की 5वीं समाअत में जस्टिस नईम अख्तर अफगान जो कि अब तक नए 3 जजेस से पहले तक के जूनियर तरीन जज है बेंच में, पहली मरतबा बोले और उन्होंने प्रॉपर्ली ब्रेक डाउन करके बताया कि आखिर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने क्या वो गलतियाँ इंतखाबात के वक्त की है जिसकी वजह से ये लगता है कि पीटीआई इंतखाबात में संजीदा होकर नहीं शामिल हुई, जिसको इलेक्शन कमीशन के वकील ये कहते हैं कि पीटीआई इलेक्शंस में शामिल होने के वक्त यानी जब वो अपने नॉमिनेशन जमा करा रहे थे या पूरा इलेक्टोरल प्रोसेस चल रहा था तो उस वक्त पीटीआई सिकंदर बशीर मोहम्मद के ख्याल में कंफ्यूज थी, लेकिन जस्टिस नईम अख्तर अफगान के ख्याल में पीटीआई उस वक्त गैर संजीदा थी। उन्होंने कहा कि जो वाबस्तगी यानी टोटल पीटीआई के 81 कैंडिडेट्स हैं उनमें से 35 ने पार्टी वाबस्तगी का खाना खाली छोड़ा, 48 ऐसे थे जिन्होंने किसी भी जमात के साथ अपनी वाबस्तगी जाहिर नहीं की और 65 ऐसे थे जिन्होंने कोई भी अपना पार्टी सर्टिफिकेट पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोगों ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा नहीं कराया। तो ये वो तमाम तर चीज़ें थी जो आज की समाअत में डिस्कस हुई। इलेक्शन कमीशन के वकील अभी अपने दलाइल दे ही रहे थे कि बेंच ने फैसला किया कि क्योंकि वो थक गए हैं तो इस समाअत को पीर तक मुलतवी करें। और इस दौरान जस्टिस याया अफरीदी जो कि इस बेंच में एक ऐसे रुकन है जिनके शायद एक तरफ या दूसरी तरफ होने से पूरे का पूरा जो फैसला है उसका पासा पलटेगा, उन्होंने आखिर में ये सवाल किया कि आपने बताना है और हमें दिखाना है कि वो अफराद जिनमें बैरिस्टर गौहर है, जैसे उन्होंने मिसाल देकर कहा उमर अयूब है, जिन्होंने अपनी पार्टी वाबस्तगी नहीं बदली है, उनका क्या स्टेटस है, क्या पीटीआई ने उनकी जो नशिस्तें हैं क्या इलेक्शन कमीशन ने उनकी नशिस्तों की मुनासबत से उनको कोई मखसूस नशिस्तें दी है, नहीं दी तो उनका पूरे का पूरा रिकॉर्ड ला कर दिया जाए। अब लगता ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस यानी जो आप कह सकते हैं 6 जजेस एक तरफ, 6 जजेस दूसरी तरफ और जस्टिस याया अफरीदी के सवालात और उनकी सोच एक तरफ है, तो ये जो 6-6 की साइड है, हम कह सकते हैं मिसाल के तौर पर कि चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा और उनके साथ जो 5 और जजेस हैं वो ये समझते हैं कि अगर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल
इन मखसूस नशिस्तों की अहल नहीं है क्योंकि उन्होंने वो रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं की जो इंतखाबात से पहले थी, तो वो ये जवाब तलाश रहे हैं कि दूसरी जानिब को यानी बाकी सियासी जमातों को ये मखसूस नशिस्तें कैसे मिलें। चीफ जस्टिस काजी फरीद ईसा तो क्लियर है, वो पहले भी कह चुके हैं कि अगर कोई सियासी जमात के तौर पर नहीं इलेक्शन में आया तो उसको नहीं मिल सकती मखसूस नशिस्तें, यानी PTI को नहीं मिल सकती, तो बाकी जमातों को मिले। लेकिन उनके साथ दीगर जजेस अभी कुछ जवाबात देख रहे हैं। दूसरी जानिब जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक और साथ जो जस्टिस अतर मिनल्ला और दीगर जजेस हैं, वो ये जवाब तलाशते हैं कि अगर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को फ़र्ज़ करें नहीं भी मिलती ये मखसूस नशिस्तें, तो बाकी सियासी जमातों को मिलने के लिए भी कोई तरीक़ेकार नहीं है, और अगर खाली छोड़नी है तो खाली किस तरीक़ेकार के तहत छोड़ी जाएंगी? क्या हाउस को 5 साल के लिए नामुकम्मल छोड़ा जा सकता है या वापस पार्लियामेंट को मामला रेफ़र किया जा सकता है? ये पूरा केस इस वक्त इस कन्फ्यूजिंग स्टेज में है और इलेक्शन कमीशन के वकील जवाब देने की कोशिश में काफ़ी हद तक जजेस के सवालात को फजूल और बार बार तजादात और मसाइल को जन्म लेने वाला करार दे चुके हैं। इस पूरी सूरत हाल में ही पीर को भी समात का आगाज़ होगा। आज का अभी तक का सिर्फ इतना ही था। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।